अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामों का सिलसिला है इंदिराज पैदाइश, सूरत हाल और तकाज़े। इस मौजू पर आप 4 प्रोग्राम सुनेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान हैं राजा असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि उन्वान से जाहिर है, अंदराज पैदाइश, सूरत हाल और तकाज़े। दरअसल अंदराज पैदाइश बच्चे या बच्ची की कानूनी मौजूदगी को जाहिर करता है। ये मौरसियत से लेकर रोजमर्रा जिंदगी के तमाम मराहिल जिनमें बलूगियत और शादी वगैरह का रिकॉर्ड शामिल है, अहम तरीन किरदार अदा करता है। इस तरीका कार के तारुफ से आपके जहनों में बहुत से सवालात उठ रहे होंगे। पंजाब में अंदराज पैदाइश की सूरत हाल क्या है? पैदाइश के अंदराज की शरह कम होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? हुकूमती यानी सरकारी सतह पर बच्चियों के अंदराज के फवायद क्या हैं? पैदाइश के अंदराज न होने के नुकसानात क्या हैं? तरीक़ाकार सर्टिफिकेट का हसूल और पैदाइश के अंदराज का जिम्मेदार कौन है? अंदराज का सही वक्त, अंदराज के लिए क्या दस्तावेजात यानी कागजात की जरूरत है? ये सब कुछ जानने के लिए हम बातचीत करेंगे मुतल्लिका शोबे की अहम तरीन शख्सियात से। इस दिन में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद नियाज साहब, जो डायरेक्टर जनरल हैं महकमा समाजी बहबूद और बैतुल माल, हुकूमत पंजाब। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नियाज साहब। सबसे पहले ये बताइए कि समाजी तहरीक की अहमियत और फौरी ज़रूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। समाजी तहरीक का मतलब ये है कि किसी माशरे के अंदर कोई मसाइल ऐसे हों जिनके बारे में आगही पैदा करना हो और उसके मनफी असरात को दूर करना हो, तो एक उसको तहरीक की शक्ल दी जाती है, लोगों को उससे आगाह किया जाता है और उनको माइल किया जाता है कि वो दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। तो महकमा समाजी बहबूद का इसमें एक बहुत मुनफरद और बहुत अहमियत का हामिल रोल है कि हम लोगों को आगाही बख्शें और उनको सही बात की तरफ माइल करें। कुरान हकीम जो है वो हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है। नाम और अंदराज के नुक्ते नगाह से क्या इसमें हुक्म है और किस तरीके से हम इनसे रोशनी हासिल कर सकते हैं? अल्लाह ताला के कलाम में सूरह अल-हिजरात की 11वीं आयत है, जिसका तर्जुमा ऐसा है कि मोमिनीन एक दूसरे को बुरे अलकाब से मत पुकारे। इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये हुआ कि उनके लिए एक दूसरे को पुकारने के लिए अच्छा नाम इस्तेमाल किया जाए। इसी की रोशनी के अंदर जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बच्चे की पैदाइश के बारे में अहकामात दिए, 7 दिन के अंदर 7वें दिन अकीका करने का और नाम रखने का हुक्म फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इसी को फॉलो करते हुए पैदाइश के इंदराज का निज़ाम तरवीज दिया और पहली दफा बाकायदा ये सिस्टम दुनिया में मार्ज़ हुई के अंदर आया। आपका इदारा एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है, तो बच्चों के आलमी हकूक़ की रोशनी में ये अंदराज पैदाइश है, इसकी क्या अहमियत है? देखिए जी, पाकिस्तान में एक यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है, उसका सिग्नेटरी है। हमने 1989 में इसके ऊपर साइन किए थे और 1989 में ये मायदा हुआ था, हमने 1990 में दस्तखत किए। मगर बदकिस्मती से इसके जो बच्चों के हकूक़ के बारे में ये चार्टर जो डिमांड करता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद के हवाले से दुनिया के 184 ममालिक में से हमारा 154वां नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मुआहदा किया है इंटरनेशनल, उसके अमल दरामद के अंदर हम बहुत पीछे जा रहे हैं। खुसूसन जो बच्चों के राइट्स इसके मुताबिक होने चाहिए और महज़ब माशरों के अंदर हैं भी। हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनकी तालीम भी दी गई है, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर ये इस तरह हो नहीं रहा। हमारे महकमे की ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को इसकी तरफ माइल करें, इसकी आगाही बख्शें और ये जिसके कन्वेंशन के जो गोल्स हैं उनको पूरा। अब ये तो आपने बच्चों के आलमी हकूक़ के हवाले से रोशनी डाली। अब ये फरमाइए कि अंदराज पैदाइश के हवाले से हमारी जो आलमी जिम्मेदारियां हैं वो किस नौइयत की है? मैंने पहले जिक्र किया UNCRC का, उसके अलावा पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी सिग्नेटरी है और इसके तहत ये एक एम है कि जो आलमी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सके और पूरा इसको मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाए। इसके जो गोल्स हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसको रेटिफाई किया 2016 के अंदर। इसके टोटल 169 अहदाफ हैं, जिनमें खुराक, सेहत, तालीम, माहौलियात, बराबरी के हकूक, साफ पानी और सस्ता कानूनी इंसाफ भी है। तो इन तमाम के तहत भी बच्चों के हकूक आते हैं और इसमें एक पैदाइश इंदराज के बारे में भी एक गोल है जिसको 16.9 शिक कहते हैं। उसमें कानूनी शनाख्त और मुफ्त इंदराज पैदाइश को यकीनी बनाने की ज़रूरत ज़ाहिर की गई है और हमारे लिए ये ज़रूरी है कि 2030 तक हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तमाम अहदाफ को पूरा करना है, जिनमें से एक ये शिक भी है। ज़ैली कवानीन के हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे?
इसी के तहत यूनिसेफ के इश्तराक से बर्थ रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें मेजर रोल तो है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कि उनके इदारों में यूनियन काउंसिल्स के अंदर ये लाजमी है कि बच्चे की पैदाइश का इंदराज कराया जाए। मगर उसकी आगाही मुहिम के अंदर यूनिसेफ के इस प्रोग्राम में हमारा महकमा समाजी बहबूद भी एक रुकन है। हम भी उसके अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट पंजाब के 4 अजला के अंदर पाकपतन, भावलपुर, डीजी खान और मुल्तान में ये शुरू किया गया। हम उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अंदर तारफी इजलास हो रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, एनजीओज की ट्रेनिंग हो रही हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। बच्चों के स्कूलों के अंदर उनकी असम्बलीज के अंदर जाके बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताया जा रहा है। इसके लिए जो कम्युनिटी मीटिंग्स हैं अब तक भी 540 के करीब हम कर चुके हैं। अब जब ये रोल आउट होगा पूरे पंजाब में तो इंशाल्लाह तो इससे बढ़ के काम यकीनन जनाब मजीद काम होगा। जनाब आपसे गुफ्तगू आइंदा प्रोग्राम में भी होगी। सामीन कराम, ये थे डायरेक्टर जनरल महकमा समाजी बहबूद व बैतुल माल हुकूमत पंजाब जनाब शाहिद नियाज साहब। ये प्रोग्राम महकमा समाजी बहबूद और बैतुल माल हुकूमत पंजाब और यूनिसेफ के ताउन से पेश किया जा रहा है। पैगाम से पहले आप बातचीत सुन रहे थे जनाब शाहिद नियाज साहब की, और अब हम बात करेंगे जनाब सईद अनवर साहब से, जो डायरेक्टर हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग महकमा बल्दियात हुकूमत पंजाब। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइए कि अंदराज पैदाइश जो है वो ज़ाती जिम्मेदारी भी है और इससे बढ़ के कौमी जिम्मेदारी भी है। आपका महकमा यानी महकमा बल्दियात इस ज़िम्न में इस्लाहात और तहरीक के हवाले से क्या मनसूबाबंदी कर रहा है और सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये अर्ज करूंगा कि हर पैदा होने वाले बच्चे का हक है कि उसका अंदराज किया जाए। 2 बातें उससे होती हैं, एक तो उसको फैमिली रिकॉग्निशन के हवाले से, फैमिली मसाइल के हवाले से उसका नाम में आता है। दूसरा ये होता है कि कौमी सतह पे जब हमें पता चलता है कि हमारी आबादी कितनी है तो हमें मनसूबाबंदी करने में, प्लानिंग करने में आसानी रहती है। अब मैं आता हूँ इस तरफ के तरीकाकार क्या था कि इसमें इससे पहले आपके इल्म में होगा कि 61 से यूनियन काउंसिल काम कर रही थी देहाती इलाके में, और अर्बन इलाका में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज वगैरह काम कर रही थी, और वहीं पे इनका अंदराज होता था। जो देहाती आबादी थी वो यूनियन काउंसिलों में उनका अंदराज होता था, जो शहरी आबादी थी उनका म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल या टाउन कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का उसमें उसका अंदराज। अब जैसे ही 2019 के तहत ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो नई तब्दीली आई है, इसमें यूनियन काउंसिल की सतह को खत्म कर दिया गया है। तो ये काम जो है पूरा पंजाब जो है वो अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी और तहसील काउंसिलों में उनको तकसीम कर दिया और अब तमाम पंजाब कवर हो गया है। अब कोई ना कोई इलाका किसी न किसी लोकल गवर्नमेंट के इदारे में आ रहा होगा। तो जहाँ पे इंसान रह रहा है, जहाँ पे उसको अंदराज करवाना चाहता है, वो मुतलका अपनी लोकल गवर्नमेंट में उसका अंदराज करवा सकता है। और यूनियन काउंसिलों के खत्म होने के बाद लोगों को उनके घर के नजदीक सहूलत देने के लिए आर्जी तौर पर फील्ड ऑफिस कायम कर दिए गए हैं, जिसमें 2-2, 3-3 यूनियन काउंसिल को ग्रुप करके एक सेंट्रल प्लेस पे उनको ये सहूलत मुहैया की गई है। तो जो लोग वहाँ जाएंगे अब यूनियन काउंसिल की बजाय वो अपने मुतलका म्यूनसिपल कमेटी या जो भी लोकल गवर्नमेंट का इदारा है उसके फील्ड ऑफिस में जाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ जमा करवाएंगे और इस तरह से उनका अंदराज हो सके। सईद अनवर साहब, अब ये फरमाइए कि अंदराज पैदाइश, जैसा कि नाम से या उन्वान से लग रहा है कि ये पैदाइश का अंदराज है कि किस वक्त किसके यहाँ कौन सा बच्चा पैदा हुआ, और इसके अलावा कुछ और तफसीलात भी होती हैं इस दिन में? जी, इसमें बिल्कुल होता है। एक तो होता है नॉर्मल अंदराज, जिसको हम कहते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर कोई उसका घर का वालिद, उसका भाई या फैमिली का कोई हेड जो है वो बच्चे का अंदराज करवाते हैं। एक अंदराज होता है लेट अंदराज, कि किसी ने किसी वजह से अंदराज नहीं करवा सके, तो अगर 60 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं तो फिर उसके लिए हमने अभी जो हमारे 2018 की गाइडलाइंस है उसमें 3 कैटेगरीज दी हुई है। एक नॉर्मल पैदाइश जो 60 दिन के अंदर अंदर आप अंदराज करवा सकते हैं। दूसरा अंदराज होता है 60 दिन से लेके 7 साल तक, वहाँ पे आप बच्चे के लिए दरख्वास्त देते हैं मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन को या एडमिनिस्ट्रेटर को। वो एक नॉर्मल सी इंक्वायरी करता है जिसमें आपका हॉस्पिटल का अगर कोई सर्टिफिकेट है, उसके बाद इंजेक्शन का कोई सर्टिफिकेट है, कोई ऐसा सबूत जिससे साबित होता है ये बच्चे की तरीके पैदाइश है, वो 7 साल के दौरान उसमें अंदराज कर देता है। अगर 7 साल से ज्यादा हो जाए तो फिर कोर्ट के जरिए, सिविल कोर्ट के जरिए अंदराज करवाना पड़ता है। आप सिविल कोर्ट में दरखास्त देते हैं कि मेरे बच्चे का अंदराज नहीं हो सका, मुतल्लिका यूनियन काउंसिल है या मुतल्लिका लोकल गवर्नमेंट है, तो वो कोर्ट दोनों पार्टियों के बयान सुनने के बाद उसकी डायरेक्शन जारी कर दी जाती है
کہ اس کا جو ادراج ہے جینون ہے اور اس کو کورٹ کے آرڈر کے تحت اس کا ادراج کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سعید انور صاحب، ڈائریکٹر کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ، محکمہ بلدیات، حکومت پنجاب۔ آپ سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گی۔ یہ پروگرام محکمہ سماجی بہبود و بیت المال، حکومت پنجاب اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغام سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جناب سعید انور صاحب سے، اور اب بات کریں گے جناب شہزاد احمد حمید صاحب سے۔ شہزاد صاحب سابق ڈائریکٹر محکمہ بلدیات لاہور، گوجرانوالہ، بہاولپور ڈویژن، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ اکیڈمی لالا موسیٰ بھی تعینات رہے۔ 33 برس محکمہ بلدیات میں خدمات سر انجام دینے کے بعد محکمہ بلدیات ہی میں بحیثیت مشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اندراج پیدائش کے حوالے سے نئے قوانین اور رولز بھی شہزاد صاحب ہی نے ڈرافٹ کیے ہیں۔ شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ اندراج پیدائش کے حوالے سے اس وقت پنجاب میں صورتحال کیا ہے؟ دیہی اور دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں پر محکمہ بلدیات کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو پنجاب میں ایوریج رجسٹریشن ریٹ ہے وہ لگ بھگ 78% کے ارد گرد ہے، اور اس میں جو سینٹرل پنجاب ہے اور اس میں زیادہ بہتر ہے، اور آپ جس طرح ساؤتھ کی طرف جاتے جائیں تو یہ ریشو کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ 20% تھی، اور اسی طرح لیا وغیرہ یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ ڈی جی خان جہاں پہ رجسٹریشن ریٹ کافی کم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے 2024 میں ہم سگنیٹری ہیں، ہم نے پورے پنجاب میں یونیورسل رجسٹریشن ریٹ کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے ہر بچے کو جو پیدا ہوا اس کو رجسٹر کرنا ہے، اور جو فوت ہوا ہے اس کی ہم نے اندراج کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، 1961 میں یہ جو فرض تھا یہ لوکل گورنمنٹ کے مختلف اداروں کو سونپا گیا تھا، جس میں دیہاتی علاقوں میں یونین کونسلیں یہ کام کرتی تھی۔ تب سے لے کے 2018 تک ڈپارٹمنٹ نے وقتاً فوقتاً رجسٹریشن کے حوالے سے ہدایات یا بائی لاز وغیرہ بنائے، لیکن اب 2020 میں کیونکہ یہ ٹارگٹ 2024 کے قریب آ رہا ہے، نیا لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی آ گیا ہے، تو ہم پہلی دفعہ پیدائش موت کے رولز بنانے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے ڈرافٹ بنا کے بھیج دیا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ رولز آ جائیں گے، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ رجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت آسان ہوگا، عام لوگ کی پہنچ تک آ جائے گا، اور پورے پنجاب میں ایک جیسا ہی طریقہ کار ہوگا اس کو رجسٹریشن کرانے کا۔ اس سے پہلے شاید اس طرح کا نظام نہیں تھا۔ یہ جو اندراج پیدائش ہے اس کے خد و خال کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ایک عام شہری کو اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شاید جو پیدائش کی پرچی ہم اسے کہتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ کو، اس کی اہمیت سے شاید اس طرح سے آگاہ نہیں ہے جس طرح سے سویلائز ورلڈ میں لوگ آگاہ ہیں۔ ہمیں شاید اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانا ہوتا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو بغیر اس سرٹیفکیٹ کے بھی بچوں کا اسکول میں اندراج کر لیتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ ایک بیسک ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی بچے کی پہچان ہے کہ کس ملک کا شہری ہے، اس کے کیا حقوق ہے، اس کے بچے کے کسی کے حقوق شروع ہی برتھ رجسٹریشن سے ہوتے ہیں۔ تو یہ والدین کا بڑا ایک بنیادی فرض ہے کہ جیسے ان کے گھر میں اندراج پیدائش ہو وہ فوری طور پہ اس کے قریبی جو فیلڈ آفس ہے آج کل اس میں جا کے اپنے بچے کا اندراج کرائے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جو نیا ہم لا بنا رہے ہیں اس کے کیا خد و خال ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ نے بلدیہ آن لائن کے نام سے ایک ایپ متعارف کروائی ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے بچے کی پیدائش، کسی عزیز کی فوتگی یا کوئی شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہے اس کو بھی آپ، اور یہاں تک ہے کہ اس میں طلاق جو ایک نہایت ہی تکلیف دہ امر ہے، اگر وہ کسی نے طلاق دینی ہے تو وہ بھی گھر بیٹھے ہی اس کو اپنی متعلقہ جو آربیٹریشن کونسل ہے اس کے دفتر میں بھیج سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو شکایات تھی، دفتر میں شاید عملے کے لوگ نہیں ملتے تھے، اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے، اور اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ اس ایپ کو استعمال نہیں کر سکتے تو اپنے کسی دوست سے، کسی ہمسائے سے، یا ہمارے جو فیلڈ آفیسز ہیں یا آنے والے دنوں میں پنچایت اور محلہ کونسلیں بنے گی ان کے دفاتر سے جا کے بھی اس کو اپلیکیشن کی سبمٹ کر سکیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی، طریقہ کار بھی آسان ہوگا، اور
हम इसके ऊपर जो फीस है वो भी बड़ी कम रख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो ये सर्टिफिकेट है बड़ी अहमियत के हामिल है, ये लोगों को घर बैठे मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद अहमद हमीद साहब। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में भी जारी रहेगा। ये प्रोग्राम महकमा समाजी बहबूद और बैतुल माल हुकूमत पंजाब और यूनिसेफ के ताउन से पेश किया जा रहा है। पैगाम से पहले हम बातचीत कर रहे थे जनाब शहजाद अहमद हमीद साहब से, और अब बात करेंगे जनाब फारूक अहमद खारा साहब से। खारा साहब महकमा बल्दियात में असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट हैं। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे ये है कि हमारी आबादी का निफ्स खवातीन पर मुश्तमिल है। इंदराज पैदाइश के हवाले से इनको खास अहमियत होनी चाहिए और इस निज़ाम के हवाले से वो किस तरीके से खुद मुस्तफीद हो सकती हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे सामीन को बताइए। जी थैंक यू राजा साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ख़वातीन जो है वो हमारी आबादी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मोर देन 50% आबादी का हिस्सा है। और वो एज ए मदर जब एक बच्चे को पैदाइश के बाद लुक आफ्टर करती हैं तो उससे सबसे पहला जो राइट है बच्चे का वो उसकी आइडेंटिटी है। और साफ ज़ाहिर है कि मदर एज वन ऑफ द गार्डियंस वो जब उसको रिपोर्ट करेंगी तो ये बच्चे के जो राइट्स हैं उसको साफ ज़ाहिर इंश्योर करने में उनका बहुत कलीदी किरदार होगा। शऊर के हवाले से आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं और आपका इस सिलसिले में मुशाहदा क्या है? जी ये भी बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारे पंजाब में बहुत बड़ा जो चंक है आबादी का वो देहाती इलाकों पे है, मोर देन 50% ही हम कहेंगे, किसी हवाले से तो 70% भी कहा जाता है, लेकिन अब वो रेशो थोड़ी कम हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो हमारे देहातों में है और वहाँ पे साफ ज़ाहिर है कि अभी तक तालीम की कमी, शाऊर अभी उस लेवल का नहीं है कि वो समझ सके कि जो बच्चे के राइट्स हैं उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कितनी ज़रूरी है। तो ये हमें चैलेंजेस हमारे देहाती इलाकों में भी दरपेश हैं और सिटी एरियाज़ के जो हमारे शहर हैं उनके भी स्लम्स हैं, उनके भी बैकवर्ड इलाके हैं, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस की कमी मौजूद है। तो ये बताइए कि एक तो ये जामे सवाल है, क्यों इतना ज़रूरी है आम शहरी के लिए, दही इलाके में रहने वाले शख्स के लिए या औरत के लिए, फ़ायदा क्या होगा जनरल पब्लिक को? जी असल में यही क्वेश्चन है जिसके मतलब ये जो हमारा पूरा CRVS सिस्टम है जिसमें हम बच्चे की जो पैदाइश है उसका अंदराज करवाते हैं, इसी तरह बाकी जो अहम वाक़यात हैं। तो सबसे पहला तो ज़हन में रखें कि हर शख्स को, हर बच्चे को उसकी शनाख्त चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सबसे पहले तो शनाख्त उसकी सामने आती है, फिर उसके बाकी राइट्स हैं। देखिए जब बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अगर उसने अपना बे फॉर्म बनवाना है, शनाख्ती कार्ड जब बड़ा हो गया बनवाना है, तो उसका भी बुनियाद जो है वो यही बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह अगर उसको अल्लाह ना करे कोई मेडिकल सहूलत की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी उसकी बुनियाद बनेगा। फिर बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, उसके लिए भी आपकी बर्थ रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। फिर इससे जब आप, ये तो मैंने बात की है इंडिविजुअल लेवल पे, जो शख्सी लेवल पे बातें ज़रूरियात हैं। फिर जब हम रियासत की सतह पे या इदारों की सतह पे बात करते हैं तो जब तक एक मुल्क में आपको ये नहीं पता कि हमारे कितने बच्चे हैं, कितने टोटल अफराद हैं, एक घर में, एक शहर में, एक सूबे में, एक मुल्क में, फिर उनकी क्या उम्रें हैं, जब तक ये सारे स्टैट्स हमारे पास नहीं होते हम अच्छे तरीके से प्लानिंग नहीं कर सकते। हम ये अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि इनको कितने स्कूल्स दरकार हैं, हमें ये भी पता नहीं होगा कि इनके लिए कितने हॉस्पिटल्स, इनके लिए कितनी ट्रांसपोर्टेशन, कितनी सहूलियत किस लेवल की हमें दरकार है। तो इन तमाम चीज़ों की बुनियाद जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन है। ये जो इंदराज पैदाइश का एक जामे प्रोग्राम है, ये किस तरीके से मुख्तलिफ है और इसके फ़ायदे किस तरीके से एक दूसरे से कदरे और तरह के हैं? जी ये भी बड़ा अहम और ट्रिकी क्वेश्चन है एक हिसाब से, क्योंकि दोनों ही मर्दम शुमारी में भी और जब बर्थ रजिस्ट्रेशन होती है दोनों में एक्चुअली हम इंसानों का डाटा ही ले रहे होते हैं। पहले मैं आऊँगा बर्थ रजिस्ट्रेशन पे। साफ ज़रा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन बुनियादी तौर पे जो छोटा बच्चा है, जो पैदा होने वाला न्यूली बॉर्न बेबी जिसे हम कहते हैं, उसका जब डाटा हम लेते हैं तो बच्चे की ज़रूरियात तो पैदा होने से शुरू होती है। उसको कितनी मेडिकल की ज़रूरत है, इवन बच्चे के जो वालिदैन हैं उनके लिए क्या मेडिकल ज़रूरियात है। मर्दम शुमारी एक्चुअली होती है मुख्तलिफ टाइम पे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, ये कहता है कि 10 साल के अंदर कम से कम एक मर्दम शुमारी होनी चाहिए।
اس کا مطلب یہ کہ کیا 10 سال تک اگر مردم شماری کا ہم انتظار کریں تو برتھ رجسٹریشن نہ کریں؟ دیٹ مینس کہ دونوں اپنی جگہ پہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. جو مردم شماری ہے اس میں صرف بچوں کی برتھ رجسٹریشن نہیں ہوتی، اور بھی بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تو وہ ایک جامع آپ کہیں ڈیٹا کلیکشن ہے مردم شماری، جبکہ برتھ رجسٹریشن اسپیسیفک ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، ناؤ اینڈ نیور کی بنیاد پہ اس کو رجسٹر کیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد کھارا صاحب. آپ سے گفتگو آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گی. یہ پروگرام محکمہ سماجی بہبود و بیت المال حکومت پنجاب اور یونیسیف کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. پیغام سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے جناب افتخار احمد کھارا صاحب سے. ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر ہوگا. امید ہے کہ ہماری یہ کاوش اور گفتگو کا سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے اس پروگرام اور اندراج پیدائش کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس پر آپ خود بھی عمل پیرا ہوں اور ہمارے اس پیغام سے دوسروں کو بھی آگاہ کیجیے.